टेक्निकल चीजों के चलते, सर्वर में दिक्कत आने के चलते आपकी क्लास जो थी ये क्लास मर्ज हो गई हुई थी, इसलिए यह क्लास थोड़ी सी जो है वो लेट स्टार्ट हुई। इसका इवेंट बनाना पड़ा। क्लास सर्वर में बैकएंड से क्या हुआ था, ये क्लास मर्ज हो गई हुई थी। आप लोगों ने महसूस किया हुआ होगा कि कोई और क्लास आप लोगों को लाइव दिखाई दे रही होगी। तो चलिए अब ये सारी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो चुकी हुई है, तो इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए पुनः आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। अरे मैं गायब नहीं हुआ था, ठीक है, ये बैकएंड टीम से सर्वर से कुछ दिक्कतें आ गई हुई थी जिसके चलते ये क्लास जो थी मर्ज हो गई हुई थी, ठीक है। चलिए हाँ, तो अब सारी चीजें ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो क्लास को स्टार्ट करें। अपन लोग बात कर रहे हुए थे मिनरल्स के विषय में, बात कर रहे हुए थे और कुछ प्रमुख खनिजों के विषय में कल की क्लास में मैंने आप लोगों से बात की हुई थी साथियों। शेष जो खनिज है उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आइए एक बार सभी के सभी लोग जुड़ जाइए। सबको नमस्कार है, सभी का स्वागत है। सो कल मैंने आप लोगों से बात किया हुआ था कोबाल्ट के विषय में, क्लोरीन के विषय में बात किया हुआ था, मैग्नीशियम के विषय में बात किया हुआ था कि ये किस तरह के मिनरल्स है, क्या क्या इनका कार्य हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो बचे हुए हमारे पास खनिज है उसके विषय में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है आज बात करते हैं सबसे पहले किसके विषय में साथियों, बात करते हैं कैल्शियम के विषय में। आइए कैल्शियम, कैल्शियम के विषय में बात करते हैं साथियों। कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो आपकी अस्थियां हैं, ये अस्थियां, आपके दांत, ये सारे किसके बने हुए हैं साथियों, ये कैल्शियम के बने हुए हैं। तो मुख्य रूप से कैल्शियम के बने हुए हैं। तो दीर्घ घटक होता है किसका, हड्डियों का और धातु का, यह क्या होता है साथियों, दीर्घ घटक होता है। ओके, तो याद रखा कीजिए यह हमारे अस्थियों तथा धातु का दीर्घ घटक होता है। यह हमारे अस्थियों तथा दांतों का दीर्घ घटक होता है। अस्थियों तथा दांतों का दीर्घ घटक होता है, दीर्घ घटक होता है, दीर्घ घटक होता है, ठीक है। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर बोन्स एंड टीथ, ठीक है। सभी लोगों को नमस्कार है, सभी लोगों को स्वागत है, जितने भी साथी जुड़ते हुए चले जा रहे हैं सेशन के साथ, ठीक है। जुड़ते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए साथियों। इट इज द मेजर मेजर component of our bones and teeth, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी हड्डियां और दांत जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। तो कैल्शियम क्या है यहाँ पर साथियों, दीर्घ घटक है। क्या है, दीर्घ घटक है जी। मैं कब क्लास में लेट आता हूँ यार, मैं तो क्लास में हमेशा समय से रहता हूँ। अब ये क्लास मर्ज हो गई हुई थी सर्वर की प्रॉब्लम से, आपको रीजनिंग की क्लास दिखाई दे रही होगी जिसके चलते ये क्लास ठीक करके लाई गई है। रेणु जी समझ रही हैं, ऐसे ही दोषारोपण मत किया कीजिए, ठीक है। मेरे लफ्जों में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी मैं फंस गया कि मैं ही लेट आता हूँ। चलिए, तो ये हमारे अस्थियों तथा दांतों का क्या होता है साथियों, दीर्घ घटक होता है, मेजर कंपोनेंट होता है। और क्या देखिए, ये जो होता है साथियों, ये रक्त को थक्का बनाने में भी मदद करता है और पेशीय संकुचन में भी सहायक होता है। तो और भी इसका ध्यान में रखा कीजिए कार्य है कि क्या करता है, रक्त को थक्का बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है और जो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होता है उसमें भी ये मदद करता है साथियों। तो यह रक्त को थक्का बनाने में, यह रक्त को थक्का बनाने में, थक्का बनाने में तथा पेशीय संकुचन में, तथा पेशीय संकुचन में सहायक होता है, संकुचन में सहायक होता है, सहायक होता है, ध्यान रखिए, ठीक है।
ब्लड के कोटिंग और कोगुलेशन की जब बात करेंगे, जिस प्रक्रिया में प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये थ्रोम्बिन में बदलता है, तो किसमें? कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ये बदलता है साथियों। ओके, सो ध्यान में रखिए। ओके, इट हेल्प्स इन clotting or coagulation of blood and contraction of muscles तो पेशियों के किसमें? संकुचन में ये सहायक हो जाता है। तो दांत और हड्डियों के अलावा आप ध्यान में रखा कीजिए कि ये क्या कर रहा है? पेशीय संकुचन में और रक्त को थक्का बनाने में साथियों ये व्यवहारिक रूप से मदद करता है। ध्यान में रखा कीजिए कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें इसकी रिक्वायरमेंट अधिक होती है, और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं होती है उनमें भी इसकी रिक्वायरमेंट अधिक होती है, क्योंकि नवजात शिशु जो होते हैं उनकी हड्डियां विकसित नहीं होती है, और जब गर्भ काल के अंदर महिलाएं गर्भवती होती है, जब शिशु का निर्माण होता है, भ्रूण बनने के बाद 3 महीने में पूरा का पूरा फीटस तैयार हो जाता है और उसमें हड्डियां बनती है, तो हड्डियों को बनाने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में जो होता है इसकी मात्रा जो होती है साथियों, इसकी अधिक आवश्यकता हमारे पास होती है। ठीक है, अभी इसको जस्ट हमने स्टार्ट ही किया हुआ है। ठीक है, 3:10 पे ये क्लास स्ट्रीम हुई है, 7 मिनट से चल रही हुई है ये क्लास, पहली ही स्लाइड है हमारे पास, तो घबराइए मत, कुछ भी छूटा नहीं है आज की क्लास से। तो बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में इसकी आवश्यकता अधिक होती है। इसकी आवश्यकता अधिक होती है। बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में इसकी आवश्यकता अधिक होती है। इट इज रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी इन चिल्ड्रन एंड या इन इन्फेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, इट्स रिक्वायरमेंट इज मोर इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इट्स रिक्वायरमेंट is more in children and pregnant women। ठीक है, तो बच्चे और गर्भवती महिलाओं में क्या हो जाती है साथियों? इसकी आवश्यकता जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, और बात करें साथियों, और इस मिनरल्स के विषय में बात करें, तो अब बात क्या करेंगे कि ये जो मिनरल है, इस मिनरल की दैनिक आवश्यकता जो होती है ये कितनी होती है? इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो लगभग 1.2 ग्राम के आसपास इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है साथियों। ठीक है, तो इसकी जो दैनिक आवश्यकता होती है, दैनिक आवश्यकता की बात करें, डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, तो डेली रिक्वायरमेंट जो हो जाती है इसकी कितनी हो जाती है साथियों? 1.2 ग्राम के आसपास। ठीक है, अब बात करें कि कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं। बहुत बढ़िया लोन वुल्फ। ठीक है, कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जिस भोज्य पदार्थ में, ध्यान में रखिए कि भोज्य पदार्थ जो होता है, इस भोज्य पदार्थ में इसकी उपस्थिति होती है, यानी कि कैल्शियम के मुख्य स्रोत हमारे पास कौन कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं? दूध है, हरी सब्जियां हैं, अनाज है, मांस है, अंडे है, ये सारी चीजें जो होती है ये कैल्शियम के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो अगर इनके स्रोतों के विषय में मैं बात करूं आप लोगों से, इसके स्रोत कौन कौन से, सोर्सेज कौन कौन से? तो सोर्सेज देखिए साथियों, आपके पास आ जाते हैं, दूध है, मिल्क है, हरी सब्जियां ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अनाज हो गया आपके पास, सीरियल्स हो गए,
आपके पास मांस हो गया, अंडे हो गए, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हो जाते हैं आपके पास, इसके प्रमुख स्रोत हो जाते हैं। बहुत बढ़िया जी पूजा भारती जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। तो कैल्शियम की प्रधानता होती है, ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम को पूछा जाता है। बाकी आप सभी के सभी लोग परिचित ही हैं कि कैल्शियम जो होता है अगर इसकी कमी होगी तो हड्डियों संबंधित जो रोग होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, हड्डियों संबंधित जो रोग होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, अब बात आपसे किससे करता हूं, आयोडीन से करता हूं। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया चंचल चौधरी जी। चलिए, डेयरी प्रोडक्ट्स, हाँ डेयरी प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो अब बात करता हूं आपसे किसके विषय में, आयोडीन के विषय में साथियों। आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन का क्या रोल है, देखिए ये जो आयोडीन होता है, तो जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, जो गले में स्थित थायराइड ग्रंथि है, वो थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जिस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन कहते हैं साथियों। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, उस थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्रावन में यह सहायक होता है खनिज। तो यह थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्रावन में सहायक होती है। ठीक है, सो क्या इसका है हमारे पास, यह थायराइड ग्रंथि से, थायराइड, हालांकि इसको थायराइड ही बोलते हैं, और इसकी शाब्दिक हिंदी देखिएगा तो अवटू भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, अवटू ग्रंथि भी बोल दिया जाता है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के, थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्रावन में, स्त्रावन में सहायक होती है, सहायक होता है। It helps in secretion of thyroxine hormone from thyroid gland। बहुत बढ़िया कुमारी सुचिता जी, चंचल चौधरी जी, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है काजू भाई, पिट्यूटरी जो होता है वो थायरॉक्सिन नहीं, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है, टीएसएच बनाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये थायराइड बनाता है, पिट्यूटरी नहीं बनाता है। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन के सेक्रेशन में यह क्या करता है, आपके पास मदद करता है। ठीक है, अब जान लीजिए कि अगर ये थायरॉक्सिन जो होगा इसके सेक्रेशन में बिगड़ेगा या आयोडीन की कमी होगी तो ये थायराइड ग्रंथि जो होती है ये बढ़ जाती है, और इस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, घेंघा रोग बोलते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है ना आयोडीन युक्त नमक खाने का। तो इसको हम लोग ग्वाइटर डिजीज बोलते हैं, घेंघा बोलते हैं। बहुत बढ़िया पूजा जी। तो घेंघा रोग जो होता है, ग्वाइटर डिजीज जो हो जाता है, इसकी कमी से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी कमी से घेंघा रोग होता है, इसकी कमी से घेंघा नामक रोग होता है, रोग होता है। ठीक है, इट्स डिफिशियंसी कॉजेज, deficiency causes goiter disease। ठीक है, ग्वाइटर डिजीज हो जाता है, जी हाँ ग्वाइटर। ठीक है, तो ग्वाइटर डिजीज जो होता है, शाकिब मलिक जी बिल्कुल, तो ये हमारे पास घेंघा जो हो जाता है, घेंघा रोग जो होता है, ये ध्यान में रखिएगा, घेंघा नामक रोग जो होता है ये आपके पास इसकी कमी से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें, ठीक है, कि ये जो हमारे पास खनिज है, इस खनिज के हमारे पास स्रोत क्या है साथियों।
ठीक है। तो आपके पास मछली है, समुद्री भोजन है, आयोडीन युक्त नमक है, ये सारे जो होते हैं आपके पास इसके स्रोत होते हैं। तो अगर इसके स्रोतों के विषय में हम बात करें, इसके मुख्य स्रोत हमारे पास क्या है, सोर्सेस क्या है, तो मछली है, फिश है, सी फूड है, समुद्री भोजन है, सी फूड है, आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है, ठीक है, साल्ट कंटेनिंग आयोडीन, हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों में भी आयोडीन की उपलब्धता मिलती है साथियों आपको, ठीक है। तो आयोडीन युक्त नमक हो गया, ठीक है, साल्ट कंटेनिंग आयोडीन, कंटेनिंग आयोडीन, हरी सब्जियां हो गई साथियों, हरी सब्जियां हो गई, एक्सेट्रा, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है। दैनिक आवश्यकता की बात करें 20 ग्राम के आसपास इसका जो होता है स्रोत होता है, ठीक है, ठीक है। ध्यान में रखा कीजिए कि 20 ग्राम जो होता है इसकी दैनिक आवश्यकता होती है, दैनिक आवश्यकता। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें 20 ग्राम, 20 ग्राम के आसपास इसकी दैनिक आवश्यकता होती है, ठीक है। ओके, क्लियर। अन्नपूर्णा कहो, टाटा कहो, यार ये सारे जो हो जाते हैं ये ब्रांड नेम होते हैं, ठीक है। तो ब्रांड नेम से यहाँ हमें नहीं काम करना है, ओके। चलिए, सो अब बात करता हूं, ये यहाँ पर नोट हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं किसके विषय में साथियों, अब बात करते हैं आयरन के विषय में, ठीक है। आयरन, आयरन, तो आयरन आप सबको पता है कि रक्त बनाने में इसका मेजर भूमिका होता है साथियों। मेजर भूमिका किसमें होता है, रक्त बनाने में। और रक्त के अंदर भी कौन सी, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर कौन सी, हीमोग्लोबिन। जब आप सीबीसी टेस्ट कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, ठीक है, ध्यान में रखा कीजिए, जूली जी अभी आपको बताया कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले के अंदर। और जब आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि जो होगी इसके अंदर स्वेलिंग होगी, तो ये बाहर की तरफ निकलेगी, तो इसीलिए घेंगा रोग होता है, ठीक है। बार बार तो आपको बता रहा हूं कि आयोडीन मैनेज किसको कर रहा है, थायराइड ग्रंथि को कर रहा है, और आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो थायराइड ग्रंथि अफेक्ट होगी। और थायराइड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि गले के अंदर पाई जाती है। बात समझ में आ रही है जूली जी। आयरन की बात कर रहा हूं तो ये जो होता है रक्त बनाने में मदद करता है, रक्त में भी स्पेशली आरबीसी, और आरबीसी के अंदर भी स्पेशली किसकी बात करें तो हीमोग्लोबिन की बात करें, ठीक है, एचबी जिसको शॉर्ट में आप लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यह हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है, ठीक है, यह हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है, यह हीमोग्लोबिन का, ग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है, प्रमुख घटक होता है, ठीक है। इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, इट्स मेन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का ये क्या हो जाता है, प्रमुख घटक हो जाता है। बहुत बढ़िया अलका सिंह जी, ठीक है। हीमोग्लोबिन का टेस्ट बहुत जरूरी है ना।
क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर कौन सा होता है, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम अभी पढ़े नहीं है। जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ब्लड के विषय में पढ़ेंगे, तो वहाँ और डिटेल में बात करेंगे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर कौन सा होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर जो होता है ये हीमोग्लोबिन होता है साथियों, ठीक है। अब बात किया जाए कि इसकी कमी अगर देखने को मिलेगी तो कमी देखने से क्या मिलेगी, एनीमिया नामक रोग होगा, ठीक है, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। तो इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। इट्स डिफिशियंसी कॉजेस एनीमिया डिजीज, ओके। इट्स डिफिशियंसी causes anemia disease, एनीमिया रोग जाता है। अब बात करें कि इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, जिन स्रोतों से ये हमें प्राप्त होता है, आयरन हमें मिलता है साथियों। सो आयरन के प्रमुख स्रोत जो देखिए, दूध है, अनाज है, हरी सब्जियां है, मांस है, फल है, ये सारे जो है आयरन के स्रोत है, ठीक है। दूध हो गया, अनाज हो गया, आपके पास मांस हो गया, हरी सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हो गई, फल हो गए, फ्रूट्स हो गए। तो ये सारे क्या है हमारे पास प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों कि इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी है, तो याद रखा कीजिएगा, पुरुषों और महिलाओं में इसकी दैनिक आवश्यकता अलग अलग होती है, ठीक है। पुरुषों और महिलाओं में इसकी दैनिक आवश्यकता अलग अलग होती है। इसके पीछे रीजन क्या हो जाता है कि जब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन प्रक्रिया को पढ़ेंगे, तो महिलाओं में जनरली क्या होती है, पुरुषों की अपेक्षा ब्लड जो होता है वो कम होता है या ब्लड की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जो सेक्स हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं महिलाओं के अंदर, तो उनमें मेंस्ट्रुएशन या जिसको सामान्य शब्दों में पीरियड्स की घटना कहते हैं, तो महिलाओं में पीरियड्स की घटना होने के कारण उनमें ब्लड लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। तो ब्लड लॉस होने के कारण पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में रक्त की मात्रा कम होती है, इसीलिए आयरन की आवश्यकता अगर देखेंगे तो पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होती है। तो महिलाओं में थोड़ी सी इसकी आवश्यकता अधिक होती है, ध्यान में रखा कीजिएगा, महिलाओं में थोड़ी सी इसकी आवश्यकता अधिक होती है। 35 ग्राम के आसपास दैनिक आवश्यकता होती है महिलाओं के अंदर, और पुरुषों के अंदर 25 ग्राम के आसपास होती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा यहाँ पर। तो दैनिक आवश्यकता की अगर बात करूं आप लोगों से, डेली रिक्वायरमेंट की, तो महिलाओं में 35 ग्राम, इन वीमेन, और पुरुषों में 25 ग्राम। 25 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम के आसपास का फर्क हो जाता है, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये बात हमने किसके विषय में किया, ये विषय में हमने बात किया आयरन के विषय में साथियों, आपसे बात की। चलिए अब बात करता हूं किसके बारे में साथियों, जिंक के विषय में, ठीक है। ये तो आयरन के बारे में बात हो गई, अब बात करता हूं आप लोगों से जिंक के विषय में। जिंक, तो जिंक का क्या रोल होता है साथियों, जिंक जो होता है, जो हमारे शरीर के अंतर्गत पाचक एंजाइम जो होते हैं, उन पाचक एंजाइमों का क्या हो जाता है, ये प्रमुख घटक होता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो भोजन के डाइजेशन में मदद करते हैं, उनको बनाने में जिंक का
काफी बड़ा रोल होता है। तो प्रमुख घटक होता है किसका? पाचक एंजाइमों का। ठीक है, ध्यान में रखिए, यह पाचक एंजाइमों का प्रमुख घटक होता है। यह पाचक एंजाइमों का प्रमुख घटक होता है। प्रमुख घटक होता है। ठीक है, it is a major source of digestive enzymes. Okay, it is a main source of, main component of, main component of digestive enzymes. ठीक है, तो पाचक एंजाइमों का क्या होता है साथियों? प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर जिंक जो होता है साथियों, इसकी कमी से क्या हो जाता है? मंदबुद्धिपन उत्पन्न होता है और जनन शक्ति में भी क्या होती है? कमी आती है। ठीक है, तो दोनों काम में ये मदद करता है। मंदबुद्धिपन भी देखने को मिलता है और जनन शक्ति में भी कमी देखने को मिलती है जिंक के चलते। ठीक है, तो इसकी कमी से मंदबुद्धिपन, इसकी कमी से मंदबुद्धिपन तथा जनन शक्ति का कम होना उत्पन्न होता है। जनन शक्ति का कम होना उत्पन्न होता है। ठीक है, हाँ, पुअर मेंटल ग्रोथ पुअर हो जाती है। इट्स डिफिशियंसी कॉजेस पुअर मेंटल ग्रोथ and decreased reproductive ability. Decrease reproductive ability. ठीक है, ओके। हाँ, इम्यूनिटी में भी ये क्या करता है? कुछ हद तक मदद करता है हमारे पास। ठीक है, इम्यूनिटी में भी ये मदद करता है कुछ हद तक। स्रोत देखें, दूध है, मांस है, मछली है, समुद्री भोजन है, ये सारे क्या है? इसके आपके पास मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, तो स्रोतों के विषय में बात करें, दूध है, मछली है, समुद्री भोजन है, सी फूड है, ये सारे में क्या हो जाती है? आपके पास जिंक की प्रधानता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इवन बीट के अंदर भी ये पाया जाता है, मार्क लिख सकते हैं। अब बात करें साथियों कि इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी है। ठीक है, जिंक जो होता है इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो जिंक जो होता है इसकी दैनिक आवश्यकता 15 mg के आसपास होती है। कितनी? 15 mg के आसपास होती है। दैनिक आवश्यकता की बात करेंगे, डेली रिक्वायरमेंट की 15 mg के आसपास होती है। मिलीग्राम। ठीक है, हाँ, बार्ले भी है, कई सारे स्रोत निकल जाएंगे। ठीक है, कई सारे स्रोत निकल जाएंगे, बिल्कुल लॉन वुल्फ। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले खनिज की, इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले खनिज की तरफ बात करते हैं। ठीक है,
ओके, चलिए, हाँ 15 mg हो गया कुमारी सुचिता। अब बात करता हूँ किसके बारे में, फॉस्फोरस के विषय में। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस जो होता है साथियों, ये हमारी हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है किसके साथ, कैल्शियम के साथ, क्योंकि हमने कहा कि हमारी हड्डियां और दांतें कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो जब फॉस्फेट कह रहे हैं तो फॉस्फेट में क्या आ रहा है, फॉस्फोरस आ रहा हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम के साथ अस्थियों में जो होता है वो, और दांतों के अंतर्गत फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि यह अस्थियों तथा दांतों में, यह अस्थियों तथा दांतों में कैल्शियम के साथ पाया जाता है। यह अस्थियों तथा दांतों में कैल्शियम के साथ पाया जाता है। कैल्शियम के साथ पाया जाता है, पाया जाता है। It is present in our bones and teeth with calcium. It present in our bones and teeth with कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के साथ पाया जाता है ये। ठीक है, तभी तो हम लोग क्या कहते हैं कि कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। तो फास्फेट जो होता है ये क्या बताता है, फॉस्फोरस को बताता है साथियों। और देखिए, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो होता है साथियों, डीएनए का, आरएनए का और एटीपी का घटक होता है। जब डीएनए की आप बात करते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें कहते हैं कि फॉस्फेट समूह पाए जाते हैं। आरएनए के अंदर कहते हैं फॉस्फेट समूह पाए जाते हैं। एनर्जी आपके बॉडी में कैसे स्टोर होती है, एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म करें तो ये हो जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो वहां भी क्या आ रहा है, फॉस्फोरस आ रहा है। तो ध्यान में रखिए कि डीएनए, आरएनए और एटीपी का भी यह क्या होता है, घटक होता है। इनको बनाने में भी इसका रोल होता है। ठीक है, तो यह डीएनए, आरएनए तथा एटीपी का घटक होता है। यह डीएनए, आरएनए तथा एटीपी का घटक होता है। एटीपी का घटक होता है, घटक होता है। ठीक है, ओके। इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, इट इज अ component of DNA, RNA, ATP। ठीक है, तो इनको बनाने में भी इसका क्या हो जाता है, रोल हो जाता है। ठीक है, हाँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बहुत बढ़िया अथर साहब। ठीक है, तो इसका भी यह क्या हो जाता है, हमारे पास घटक हो जाता है। ठीक है, अब इसकी अगर कमी हो तो क्या हो जाएगी, जो उपापचय प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसके ऊपर इसका क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, इसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, या सिर्फ दांतों में होता है, सिर्फ दांत में क्यों होगा भाई, बोन को कैसे आपने छोड़ दिया। जो कार्टिलेज है, जो लचीली बोन है, लचीली किस कारण हो पाती है, फॉस्फेट के कारण हो जाती है। कान की हड्डी है, नाक की हड्डी है, उसको कार्टिलेज आप बोलते हो। एटीपी का क्या मतलब होता है, एटीपी का स्वीटी, एटीपी का मतलब क्या है, एटीपी का मतलब है एनर्जी से, एनर्जी से, ऊर्जा से। ऊर्जा जो होती है ये हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में जो संग्रहित ऊर्जा होती है, ये किसके रूप में होती है, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट इस रूप में होता है। तो फॉस्फेट से क्या आ रहा है, फास्फोरस आ जा रहा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। ओके,
ओके, चलिए अब हम लोग बात क्या कर रहे हुए हैं कि इसकी कमी से उपापचय प्रक्रिया प्रभावित होती है। उपापचय प्रक्रिया प्रभावित होती है। Its deficiency affect metabolic process. मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो उपापचय प्रक्रिया जो होती है ये प्रभावित हो जाती है। ठीक है, डीएनए इसके साथ साथ ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जब सेल पढ़ाया हुआ था तो सेल में न्यूक्लिक एसिड में डीएनए बताया हुआ था ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए ही है वो कड़ी जो क्या करते हैं, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें बताया हुआ था कि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट समूह से बना होता है। और न्यूक्लियो साइट्स में आपको बताया हुआ था कि इसमें शुगर पाया जाता है और नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। नाइट्रोजनी क्षार में आपको बताया हुआ था कि दो तरह के क्षार पाए जाते हैं, एक को प्यूरिन कहते हैं, एक को पायरिमिडीन कहते हैं। प्यूरिन में बताया था कि दो पाए जाते हैं क्षार, जिसको एक को एडिनिन कहते हैं, दूसरे को गुआनिन कहते हैं। पायरिमिडीन में दो पाए जाते हैं, एक को साइटोसिन कहते हैं, दूसरे को थाइमीन कहते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने वहां डिस्कस किया हुआ था दोस्त, उसको थोड़ा सा रिविजन में आप लोग रखिए, रिवीजन में रखिए तो क्या होगा, चीजें जो होगी वो सही रहेगी। एक चीज को पढ़ेंगे दूसरी चीज को भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा बंधु, तो इनको याद आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, स्रोतों की बात करते हैं साथियों। ठीक है, स्रोतों की बात करते हैं कि इनके स्रोत जो है हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, स्रोत देखें, सोर्सेस, अंडे हैं साथियों, मूंगफली है, ग्राउंडनट है, पनीर है, चीज है। ठीक है, अंडे हैं, मूंगफली है, पनीर है, इस तरह के इसके स्रोत हैं। और अगर स्रोतों की कुछ और स्रोतों की बात आपसे करूं तो देखिए, दूध है, हरी सब्जियां हैं, ये सारे जो होते हैं इसके स्रोत हो जाते हैं। दूध हो गई आपके पास, मिल्क हो गया, हरी सब्जियां हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, टेबल्स हो गए, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या है साथियों, इसके प्रमुख स्रोत हैं। ये सारे क्या है, इसके प्रमुख स्रोत हैं। तेजी से फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इसके प्रमुख स्रोत है साथियों, जिन स्रोतों से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, फटाफट तेजी से इसको लेकर चलिए। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, 1.5 ग्राम के आसपास इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है, दैनिक आवश्यकता की बात करेंगे। वन 1.5 ग्राम के आसपास। ठीक है, चलिए, क्लियर। तो यहां पर आकर जो मुख्य आपके पास मिनरल्स थे, जो मुख्य खनिज थे, इन खनिजों की आप लोगों ने बात कर ली है। तो जो पोषक तत्व थे साथियों, इन पोषक तत्वों के बारे में हमने बात कर लिया। पोषक तत्वों में हमारे पास देखिए, हमने मेजर और माइनर जो भी पोषक तत्व थे इन सभी के विषय में बात कर ली। हमने पोषक तत्वों की ये श्रेणी कर रहे थे, तो पोषक तत्वों में हम लोग
न्यूट्रिएंट्स में ऑलरेडी किसकी हमने बात कर ली, न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली है, कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली हमने प्रोटीन के विषय में बात कर लिया, हमने फैट के विषय में बात कर लिया, हमने विटामिन के विषय में बात कर ली और हमने मिनरल्स के विषय में बात कर ली। ठीक है, इसी को आप लोग यहाँ न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से बायोलॉजी में पढ़ते हैं और इसी को जब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो सेम टॉपिक को किस में पढ़ते हैं आप लोग, फूड केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फूड केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वहां से भी ये टॉपिक क्या हो गया आपका, कवर अप हो गया। अब फिर से हमें चलना है पोषण की तरफ और पोषण के विभिन्न प्रकारों को देखना है, क्योंकि हम लोग पोषण चीजों को पढ़ रहे हुए थे तो पोषण के अंतर्गत हमने पोषक तत्वों पर बात आ गए हुए थे, तो पुनश्च हम लोग पोषण पे चलेंगे, पोषण के प्रकार देखेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और हमारे पास परपोषी पोषण क्या होता है। परपोषी पोषण के अलग अलग प्रकार जो होते हैं, मृत पोषी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है, प्राणी संभोजी पोषण किस तरह का होता है, मनुष्यों के अंदर पोषण की प्रक्रिया किस तरीके से है, और इसको लेते हुए हम लोग मनुष्यों के अंदर पाचन की प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हमें पढ़ना है। ओके, ध्यान में रखिए। तो अब हम लोग चलेंगे किसके तरफ, पोषण के प्रकार की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्लियर, चलिए। सो पोषण जब हम लोग बात करेंगे तो पोषण के प्रकार कितने हो जाते हैं साथियों। कुछ जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनके अंदर जो पोषण की प्रक्रिया होती है, ऐसी पोषण की प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये मुख्य रूप से आपको पादपों, पेड़ पौधों में देखने को मिलता है, और कुछ बैक्टीरिया जो है जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उनके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन बाकी सारे जीवों में देखिएगा वो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे हम लोग मनुष्यों की बात करें, जानवरों की बात करें, कुत्ते बिल्लियों की बात करें, भेड़ बकरियों की बात करें, तो ये अपने पोषण के लिए दूसरे स्वपोषी जीवों पर जीवित रहते हैं, निर्भर करते हैं। तो इसीलिए इनके अंदर पोषण की प्रक्रिया जो होती है इसको परपोषी पोषण कहते हैं। तो पोषण जो होता है इसको मुख्यतः हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। जब हम लोग पोषण की बात करते हैं, पोषण की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो इस न्यूट्रिशन को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं साथियों। एक हमारे पास क्या हो जाता है, एक हमारे पास हो जाता है स्वपोषी पोषण और दूसरा हो जाता है हमारे पास परपोषी पोषण। तो ये दो तरह की प्रक्रिया हो जाती है, एक क्या हो गई, स्वपोषी पोषण हो गई और दूसरा परपोषी पोषण हो गया। क्या हो गया, स्वपोषी पोषण हो गया, स्वपोषी पोषण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है साथियों, परपोषी पोषण हो जाता है, परपोषी पोषण हो जाता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो जाता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इन दोनों पोषण की प्रक्रियाओं में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, किस किस तरह की ये पोषण की प्रक्रियाएं होती है, ये सारी बातें जो होगी वो कल की क्लास में हम लोग करेंगे, क्योंकि आज की क्लास का समय समाप्त हो गया है। आशा कर रहा हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। देखिए, बायोलॉजी का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। बीपीएससी के पेपर की दृष्टि से अगर हम लोग देखा जाए 30 प्रश्न विज्ञान के पूछे जाते हैं, जिसमें 15 से 16 प्रश्न जो होते हैं वो जीव विज्ञान के देखने को आपको मिलते हैं। तो बड़ा सिलेबस है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सारी बातें आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं मैं जो परीक्षा की दृष्टि से है। तो ये बहुत अमूमन जरूरी है कि आप बेहतर ढंग से पढ़ें, नोट करें और रिविजन करें। आप घर पे बैठ के अपना समय निर्धारित कीजिए कि सर ने अभी तक इतने चैप्टर्स को पढ़ा दिया हुआ है, तो इनको हम लोग सप्ताह में एक बार रीड आउट करते चले, एक बार पढ़ते चले। क्योंकि याद रखिएगा, जितनी तेजी से हम सीखते हैं उसके 1.5 गुना ज्यादा तेजी से हम भूलते हैं। तो अगर चीजें पढ़ी हुई चीजों को सीख के रखना है तो रिवीजन जो है ये बहुत जरूरी है। तो समय समय पर रिवीजन करते रहा कीजिए, ठीक है। अभी तो मैं तेजी से आप लोगों को लेकर चल रहा हुआ हूँ, प्रैक्टिस सेशंस बहुत सारे लेकर नहीं आ रहा हुआ हूँ। रीजन इसके पीछे साथ है कि अभी हम लोग ये मान के चल रहे हुए हैं कि जो प्रस्तावित तिथि है
उस तिथि को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को खींचने का प्रयास किया जा रहा है। बट जैसा जैसा समय होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बेहद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप सभी के सभी लोग अपना ख्याल रखा करें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जुड़े हुए रहिए बीपीएससी एग्जामपुर के साथ। सो मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। शुभ रात्रि, शब बखैर।